मध्य प्रदेश की जनजाति सभ्यता अपने आप में बेहद खास है और कई किस्से कहानियाँ जो हैं इसमें छुपी हुई हैं। तो आज इस कड़ी में, इस सेगमेंट में हम आपको मध्य प्रदेश के जनजातीय किस्से और कहानियों के बारे में बताएंगे और इसके लिए हम आप पहुँचे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित जनजाति संग्रहालय में। तो चलिए यहाँ चलते हैं और अंदर जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियाँ हैं, उनके कल्चर हैं, उनका आर्ट है, उनकी जो कलाएँ हैं, उसके बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं। तो हम आप पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम में और इस ट्राइबल म्यूजियम में आप जानेंगे मध्य प्रदेश के जनजाति सभ्यता, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, किस तरीके से उनकी जीवन शैली हुआ करती थी। और हमारे साथ यहाँ पर हैं अशोक सर, जो हमें जनजाति कल्चर के बारे में बताएंगे और सबसे पहला पड़ाव है यहाँ पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम हमारे दर्शक जो है जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में, ब्रीफ में अगर आप बता सके मध्य प्रदेश जनजाति के बारे में। नमस्कार, मैं अशोक मिश्र, जनजातीय संग्रहालय का क्यूरेटर। मध्य प्रदेश में मूलतः 43 जनजातियां हैं जिनको 7 जनजातीय समूहों के रूप में जाना जाता है। वो 7 प्रमुख जनजातियां हैं जिनके उपजातियों को मिलाकर 43 समूह बनते हैं। मध्य प्रदेश का यह जनजातीय संग्रहालय इन 7 प्रमुख जनजातियों के जीवन, कला, संस्कृति और उनके रहन सहन को लेकर काम किए हुए है और उसको वह प्रदर्शित करता है। ये जिस पहले घर में आपने प्रवेश किया है, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड और उसके जीवन और उसके रहने जीने के ढंग को अभिव्यक्त करता है। खास तौर से आप उनके जीवन के उपयोग की सारी उन वस्तुओं को यहाँ देख रहे हैं। उनकी अलंकारिकता, उनके अनाज भंडारण के तरीके, उनके संग्रह करने के तौर तरीके, उनका चूल्हा, उनकी चक्की, उनके तमाम तरह के जो जीवन यापन के रोजमर्रा के उपकरण हैं, वह सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अशोक जी, देखिए इतनी गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी है, फिर भी यहाँ पर ठंडक है। ना कोई एसी है, ना किसी तरीके की जो वातानुकूलित व्यवस्था है वो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितनी ठंडक है। तो यही खासियत है शायद इन जगहों की जो पहले एक्चुअली वो हमने तो यहाँ पर उनकी प्रतिकृतियाँ बनाई हैं। जहाँ ये प्राकृतिक रूप से हैं वह जगह और भी ठंडी है, चूँकि जाहिर सी बात है कि वहाँ कृषि है, तमाम तरह के ऐसे प्रकृति के तत्व हैं, अवयव हैं, खेती किसानी है, पेड़ पौधे हैं, जिससे उस वातावरण में एक तरह की आर्द्रता, एक तरह की नमी, एक तरह का ठंडकपन विद्यमान रहता है। आप यहाँ इस घर, ये कोरकू जनजाति है जो खंडवा, हरदा, होशंगाबाद और जो है खरगोन, बैतूल आदि जिलों में निवास करती है। यहाँ की क्या खासियत है अशोक जी? हर जनजातियाँ अपने परिवेश, अपने भूगोल के अनुसार, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपने घरों को बनाती है, अपने रहने जीने के तौर तरीकों को डेवलप करती है। खास तौर से जो अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में हैं, वे अपने घरों को अधिक खुला हुआ निर्मित करते हैं। जो ऐसे बहुत गहन जंगली जीवन को व्यतीत में रहते हैं, उन्होंने घरों को इस तरह से डिज़ाइन किया है जिसमें उनको अधिक से अधिक धूप की ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें जनजातीय जीवन ने अपने परिवेश, अपने भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अपने घरों को आकल्पित किया है। उसके अनुसार उसने सुरक्षा डिज़ाइन की है। मसलन ये बैगा प्रिमिटिव ट्राइब है जो गहन जंगलों में निवास करती है, तो उसने अपने गहन जंगलों में निवास करती है, तो उसने अपने घर के चारों ओर, ये पर्दा कहा जाता है, जिस पर्दे को लगाते हैं जिससे जंगली जानवर से उनको न्यूनतम क्षति हो। वो ये चाहते हैं कि मतलब इस तरह की बागड़ बना देने से उनके घरों से दूर ऐसे जो जानवर हैं जो क्षति पहुंचा सकते हैं वो बाहर रहेंगे। तो हर जनजातियाँ अपनी तरह के सुरक्षात्मक, अपनी तरह के पर्यावरणीय संतुलन को बनाकर जीता है। इन घरों को बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि किस तरह से जनजातियाँ अपने परिवेश के साथ मिलकर उनके साथ एक सहज संबंध में रहती हैं। वह प्रकृति में विजेता की भूमिका में नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ एक सहचर संबंध में है।
ये खूबसूरत बात हमको जनजातीय जीवन और उनके जीने रहने के तौर तरीकों से सीखने को मिलता है। एक बेहद ही खास चीज़ यहाँ पर अशोक जी देखने को मिल रही है, जो है यहाँ की जो भीत चित्रकारी है, ये अपने आप में बेहद आकर्षक है। इसमें भी अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली वह अपने कला को जीने का, हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छा शक्ति है जिसमें अपनी कलात्मक अनुभूति या अनुभव को जी लेना चाहता है। यहाँ ये ज़रूर है कि जितना घरों पे, वो एक घर पे नहीं बनता है इतना, हमने एक घरों पर इसलिए बनाया है कि मैं ये बताना चाहता हूँ, ये संग्रहालय या बताना चाहता है कि उनकी सामर्थ्य में कला के वो तमाम सारे ऐसे बारीक पक्ष हैं जिन पक्षों को वे अलग अलग लोग अपनी तरह से जीते हैं। मसलन एक बैगा समुदाय का व्यक्ति एक गांव में यदि एक पैटर्न है, एक मोटिव है, तो वैसा ही दूसरा पैटर्न आपको दूसरे गांव में किस अलग तरह का मिलेगा देखने को। तो ऐसे तमाम तरह के प्रतीकों को लेकर यह आवासीय परिसर निर्मित किया गया है कि एक समुदाय अपने सौंदर्य अभिव्यक्ति को किस तरह से जी रहा है, उस अभिव्यक्ति को इन घरों में, उस जाति के समुदाय के घरों में उस पूरी संपन्नता के साथ यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो म्यूज़ियम के अंदर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहले का चक्की सिस्टम होता था, यानी कि पहले हाथ से जो गेहूं है पीसे जाते थे, वो आपको देखने को मिलेगा। ये भारिया का घर है, क्योंकि किस तरीके से भारिया समुदाय के जो लोग हैं वो घर बनाते थे। अलग अलग जो घर हैं आपको जनजाति समूह के, वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक नज़र डालेंगे, ये घर है जो पूरा पत्थर से बना हुआ दिखाई दे रहा है। सर, क्या कहानी है इसकी? यह सहरिया जनजाति का आवास है। यह सहरिया जनजाति मूलतः ग्वालियर, चंबल संभागों में निवास करती है। यहाँ पर चूँकि पत्थर की उपलब्धता अधिकांश है, इसलिए उस जनजातीय समुदाय के लोग अपने घरों के निर्माण में पत्थर का उपयोग सघनता से करते हैं। यहाँ ये सब कुछ बताने का प्रयत्न किया गया है कि जो चीज़ जिस परिवेश में मिल रही है, जनजातीय समाज उस परिवेश की चीज़ों से ही अपनी समस्त रचना धर्मिता को जीता है। वो बाहर से किसी चीज़ को आयात करके सौंदर्य की रचना नहीं करता। सौंदर्य के लिए उसके ही परिवेश में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, उससे ही सारी अलंकारिकता की जो इच्छा शक्ति है, उसको भरपूर जीने का काम वह कर लेता है। सर, ये क्या है? हमें घड़ा देखने को मिल रहा है, एक छोटी से भील जनजाति का घर है। भील जनजाति के घर के द्वार के ठीक सन्निकट वो अपना पानी रखने का, क्योंकि भीलों में पानी की बहुत कमी है, तो पानी के प्रति सबसे पहले सम्मान की जो देश एक तरह से इच्छा शक्ति है, वो पानी के घड़ों को रख कर इसमें पानी होता है। ये जो है भील जनजाति का घर है। ये सामने आपको जो चित्र देखने को मिल रहा है, यह पिथौरा कहलाता है। पिथौरा बेसिक रूप से जनजातीय भील जनजातीय समुदाय का सबसे प्रमुख देवता है। वहाँ भील जनजातीय समुदाय में यह मान्यता, जब उनकी इच्छा की कोई मान्यता पूर्ण होती है, तो ये वो संकल्प लेते हैं कि पिथौरा का अंकन वो अपने घर की दीवार पर कराएंगे। तो घर की दीवार पिथौरा के अंकन का यह अर्थ है कि उस घर में जो इच्छा मांगलिक रूप से देवता से चाही गई थी, वह देवता ने इच्छा पूर्ण कर दी है। इसलिए इस पिथौरा का अंकन इन भित्तियों पर किया जाता है। बिल्कुल, हमने ये पिथौरा की कहानियाँ जब सुनी थी, जब GIS का टाइम था और उस वक्त जो है जगह जगह कलाकारियाँ हो रही थी, तो हमने ये पिथौरा की कहानी जो थी ये सुनी थी कि जब किसी भी व्यक्ति की जो उस समय इच्छा पूरी हो जाती थी, किसी की मनोकामना होती थी संतान प्राप्ति की, किसी की मनोकामना होती थी कि हमारा घर बन जाए, तो जब इच्छाएं पूरी होती थी तो ये चित्र जो है वो बनाए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। ये जो जनजाति है अलंकरण प्रिय बहुत है। तो ये इसके घरों में, इसके आप लकड़ी में कार्विंग करने में को और उनकी भित्तियों में आप उनकी अलंकरण प्रियता को देख सकते हैं। तो मतलब टेरेस सिस्टम भी सर हमें यहाँ? हाँ, ये लोग जो है, चूंकि ये लोग एक तरह से वो सबसे ऊंची जगह पर अपने घर बनाकर रहते हैं, अपने खेत को पूरी तरह से देख सकें, वो इसका प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए उनके घरों में डबल हाइटेड घर बनाकर वो दूर तक देखने की दृष्टि उन घरों से प्राप्त करते हैं। सर, रंगों का भी हम यहाँ पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है, तो सर क्या ये रंगों का भी कुछ लेना देना है? हाँ, क्योंकि वही बात है कि जो कुछ उनके यहाँ मिट्टी में जैसी मिट्टी थी, उस मिट्टी से उन्होंने रंगों को रचा है। तो इस अर्थ में ये सारी चीज़ें उन्हीं के यहाँ जो उपलब्ध मिट्टी थी, उसी से उस रंग को करने का यहाँ भी हमने वही काम किया है।
ये जो है कोल जनजाति का घर है। कोल जनजाति बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन अब इसके अपने सांस्कृतिक जो मूल्य थे या सांस्कृतिक जो पहचाने थी वो बघेली जनपद की संस्कृति में लगभग खो गई हैं। ये देखिए, हमारी भाषा में इसको खटिया कहते हैं। यहाँ बघेली जन इसको खटिया ही कहता है, जो अवधि से बहुत प्रभावित है। और चूंकि ये बघेलियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित समुदाय है, इसलिए बघेली भाषा के शब्द, बघेली भाषा का वस्तुगत व्यवहार इनके जीवन के केंद्र में है। खास तौर से यहाँ के सातों जनजातियों के आवासों के निर्माण में उन जातियों के जीवन के जो भी तरीके हैं उसकी प्रतिकृति रचने के प्रयत्न हैं। यह भी कोशिश की गई है कि जीवन के उपयोग की वो सारी वस्तुएं भी, उनकी खेती किसानी, उनके रोज दैनंदिन उपयोग की जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ प्रदर्शित हों। और वो इस प्रयास को इस संग्रहालय ने पूरी निष्ठा से जिया भी है। सर, बेहद ही सुंदर और रंगों से भरी हुई ये गैलरी लग रही है। बहुत तरह के मुखौटे लगे हुए हैं। मूलतः ये मुखौटे उनकी कल्पना के देवलोक की सर्जना है। अभी तक वो देवता उनकी कल्पना शब्द में थे, शब्द की कल्पना में थे, लेकिन शब्द की कल्पना पहली बार रूप जो है यहाँ इस संग्रहालय में कलाकारों ने प्रदान किया, जिसको आप यहाँ देख पा रहे हैं। बहुत अलग अलग जनजातीय घरों में अलग अलग तरह के चूल्हे बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये उन सारे रूपों को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। ये कोठार है जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के अन्न रखने के लिए बनाई जाती है। इसमें किसी कीटनाशक की ज़रूरत नहीं है, आप नीम की पत्तियों के साथ आप रख दीजिए, वो सुरक्षित रहेंगे। अंकल सर, ये बस आपसे अंतिम प्रश्न है, ये बहुत सारी चित्रकारें यहाँ हैं जो मन को मोह रही हैं। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों को, यहाँ उसी जीवन को अभिव्यक्त किया गया है कि जो ग्रामीण जीवन है वो किस तरह से माँ अपने बच्चे के साथ वात्सल्य में है, या कृषि की प्रधानता में किस तरह से एक पुरुष जो है वो अपने पशुओं के साथ व्यवहार में है, कैसे बच्चियाँ खेल में हैं, पनिहारी ने अपने जीवन के तमाम तरह के उद्यम में है। इस सेगमेंट में हमने अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख जो जनजातियां हैं उनके रहन सहन के तौर तरीके, किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल होती थी, कैसे वो जीते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे वो खाते थे और कैसे उनकी दिनचर्या होती थी, ये सभी तस्वीरें जो हैं वो और कहानियाँ अपने दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। आप देखते रहें IBC 24। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल।